पिछली क्लास में बच्चों मैंने विशेष रूप से जल मंडल में सागर नीतल के उच्चावच से संबंधित जो बहुत सारी स्थलाकृतियां हैं उस पर मैंने डिटेल चर्चा की। अपने इस कारवां को आगे बढ़ाने के क्रम में आज अगला टॉपिक देखते हैं। दैट टॉपिक इज महासागरीय तापमान, यानी कह सकते हैं ओशनिक टेम्परेचर इज द नेक्स्ट टॉपिक। जब समझने वाली बात यह है कि बच्चों की ये हमें पढ़ने की जरूरत क्या है। आखिर महासागर में तापमान है तो हमें पढ़ने की क्या जरूरत है। अरे होगा नहीं बच्चों। महासागर है तो देखेंगे पृथ्वी नीला ग्रह के रूप में जानी जाती है। महासागर है तो पृथ्वी के ऊपर जीवन है, क्योंकि हम पहले ही पढ़ चुके हैं जल ही जीवन है। इस पृथ्वी पर जल है तो जीवन है। और जल सबसे ज्यादा कहां पे है? नियर अबाउट 97.25% वाटर प्रेजेंट इन ओशन। और यही 97.25% बाकी का जो यानी कि 2.75% है जो भूगर्भीय जल के रूप में है, जो ग्लेशियर के रूप में है, जो झीलों के रूप में है, नदियों के रूप में है, विभिन्न रूपों में है, उसका अल्टीमेट स्रोत यही है। समझ रहे बच्चों इस बात को? अल्टीमेट स्रोत यही है। कल मैंने गाना भी एक सुनाया था कि सागर सावन देता है, मधुबन खुशबू देती है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है ना। आप कभी गाना.com पे जाइएगा, वहां पे तो पुराने गाने हैं, आप लोग तो सुने नहीं होंगे, परंतु कभी गाना.com पे जाइए, आप पुराने गानों का एंजॉय करेंगे। कितना भूगोल उसमें छुपा हुआ है ना। उसी के संदर्भ में जब हम चीजों को आगे बढ़ाएं कि ये जो महासागर है, इस महासागर की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि महासागर का एक अपना तापमान है ना। और महासागर यानी कि जल है तो ऊष्मा का सबसे बड़ा स्रोत है। यानी कि स्रोत इस रूप में पृथ्वी पर जो भी सूर्य से ऊष्मा प्राप्त होती है, उस ऊष्मा को सागर निरंतर अवशोषित करता रहता है। दिन के समय या गर्मियों के समय सागर ऊष्मा को अवशोषित करता है, और रात के समय या सर्दियों के समय जब ऊष्मा कम प्राप्त होती है तो उसे रिलीज करता है। इसीलिए किसी विद्वान ने सागर को बहुत ही उचित शब्द दिया है, जांट हीट बैंक। पता आप लोगों को बच्चों, महासागर जो है एक विशाल उष्मा बैंक है। बैंक आप जरा सोचो, बैंक का क्या काम होता है? बैंक का विशेष काम यह होता है कि वह जब कहीं कोई चीज ज्यादा हो जाती है, नहीं आपके पास रुपया ज्यादा हो जाए तो जमा कर लेता है, और जब आपके पास रुपया कम हो जाए तो वह वापस भी कर देता है। यानी कि आप डिपॉजिट भी कर सकते हो और विड्रॉ भी कर सकते हो। इसी प्रकार से दिन के समय जो ऊष्मा हमें प्राप्त होती है, सूर्य तब प्राप्त होता है, उसे सागर निरंतर अवशोषित करता है, क्योंकि सागर में जल है और जल ऊष्मा का एक अच्छा सुचालक होता है। ठीक है, तो वहीं रात के समय या सर्दियों के दिनों में जो दिन में ऊष्मा अवशोषित हुई है या गर्मियों के समय अवशोषित हुई है, उसे रिलीज करके इस पृथ्वी पर तापमान का संतुलन बनाए रखता है ना। जलवायु विज्ञान जब मैं पढ़ा रहा था तो कभी डिस्कस किया था आप लोगों से कि पृथ्वी का जो औसत तापमान 15 डिग्री सेल्सियस है, तो उसका प्रमुख कारण है कि पृथ्वी के ऊपर स्थल है, और यह स्थल ऊष्मा को अवशोषित करके इस पृथ्वी पर ऊष्मा का नियंत्रण रखता है। नियंत्रण नहीं तो बच्चों कुछ स्थिति चंद्रमा जैसी होती कि कुछ ही मिनट में, सेकंड में तापमान 180 डिग्री सेल्सियस और कुछ ही मिनट में तापमान -180 डिग्री सेल्सियस, यानी कि कुछ ही मिनटों में एक 360 डिग्री टेम्परेचर का वेरिएशन। इतना वेरिएशन यदि हो जाए तो कहीं पर भी कोई जीवन नहीं रह सकता। परंतु एक बड़ी खास बात है कि सागर है तो नो फिक्रा, नो चिंता, है ना, कोई चिंता नहीं है, क्योंकि ये साहब बैलेंस करने के काम करते हैं। ये अतिरिक्त समय के लिए ऊष्मा संचित करते रहते हैं,
और इसी वजह से खास बात देखोगे, पृथ्वी के ऊपर एक विशेष किस्म की वायुमंडलीय दशाएं बनती हैं, जलवायु दशाएं बनती हैं, मौसमी दशाएं बनती हैं जो जीवनों उपयोगी है। और इसी वजह से बड़ी खास बात देखोगे, सागर में जीव जंतुओं का विकास होता है, जीव जंतु उत्पन्न होते हैं, वे और सब अपनी क्रियाएं संपन्न करते हैं। क्लियर? आप जरा सोचने वाली बात सोचो कि यदि सागर में तापमान न हो तो क्या होगा? हो सकता है जम जाएगा, कुछ और हो जाएगा, तो जीवन भी नहीं होगा, क्योंकि प्रत्येक जीव का विकास एक निश्चित तापीय अवस्था में ही होता है। और आप लोग जानते हैं कि सागर में सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है, मोर देन 80% बायोडाइवर्सिटी फाउंड इन द ओशन बिकॉज ऑफ सर्टेन कंडीशन ऑफ टेम्परेचर। कुछ निश्चित ताप की दशाएं हैं, वे ताप की दशाएं निरंतर काम करती रहती हैं, जिसका परिणाम ये है कि महासागर में एक तापमान है। और स्थल पर जो भी जीव जंतु मिलते हैं, जो भी बहुत सारी मौसमी क्रियाएं होती हैं, जैसे वर्षा है ना, पवनों का चलना है, और बहुत सारी, वह कहीं ना कहीं महासागरी ताप के ऊपर ही सीधे सीधे निर्भर है। तो ऐसे महत्वपूर्ण जो विषय है उसको हम क्यों ना पढ़ें, हम उसको समझें, जानें। बच्चों, जब हम महासागरी तापमान की बात करते हैं तो महासागरी तापमान में 3 डायमेंशन विशेष रूप से बनते हैं कि महासागरी तापमान का स्रोत क्या है, फिर इसको प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं, और वितरण क्या है। ये 3 और लास्ट में प्रभाव भी, हालांकि प्रभाव मैंने शुरू में ही बता दिया। बच्चों, एक बड़ी खास बात है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि महासागर का एक अपना तापमान होता है ना, और महासागर यदि पूरे संपूर्ण पृथ्वी पर जो महासागर फैला हुआ है उसका एक औसत तापमान निकालें तो सिंपल आप कह सकते हो 17.5 डिग्री सेल्सियस इज एवरेज टेम्परेचर ऑफ ओशनिक वाटर, है ना। बट बच्चों, एक खास बात है, इसमें बड़ा अंतर पाया जाता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि नॉर्थ हेमिस्फीयर में अलग तापमान है, साउथ हेमिस्फीयर में अलग तापमान है। यदि आप देखेंगे नदर्न हेमिस्फीयर में तो 19.23 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर है, तो वही सदर्न हेमिस्फीयर में आप देखेंगे 16.12 डिग्री सेल्सियस। उत्तरी गोलार्ध में यानी कि तापमान ज़्यादा है महासागर का, बिल्कुल बच्चों, ये इस वजह से है कि उत्तरी गोलार्ध में स्थल का विस्तार अधिक है, और स्थल का विस्तार अधिक होने की वजह से महासागरीय तापमान अधिक पाया जाता है, यानी अधिक ऊष्मा एब्जॉर्ब होती है और निर्मुक्त होती है। इसके विपरीत आप देखोगे दक्षिणी गोलार्ध में जल का विस्तार अधिक पाया जाता है, तो धीरे धीरे ऊष्मा एब्जॉर्ब होती है और धीरे धीरे रिलीज होती है। ठीक है, तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में भी तापमान का अंतर है। बच्चों, इस पृथ्वी पर सागर में तापमान का स्रोत यदि बात की जाए तो वन एंड ओनली सोर्स इज सन। स्रोत की बात करें तो सन इज ए ग्रेट सोर्स ऑफ हीट ओवर लैंड सरफेस, ओवर अर्थ सरफेस, है ना। और अर्थ सरफेस पर स्पेशली सागर के तापमान का स्रोत सूर्य ही है, वहां से ऊष्मा आती है और सागर द्वारा एब्जॉर्ब की जाती है, और कंडक्शन और कॉन्वेक्शन के थ्रू वह ऊष्मा नीचे तक जाती है, काफी गहराई में जाके फिर वह बाद के समय में धीरे धीरे विकिरित होती है। दूसरा है बच्चों नीतल, बहुत माइन्यूट जो तापमान का स्रोत है एक और भी है, वह है नीतल से विकिरण। जैसा कि बच्चों आप लोग जानते हैं, मान लो ये महासागर है और इसमें तापमान भरा हुआ है, तो नीतल पर बहुत सारे रेडियो एक्टिव पदार्थ मिलते हैं ना, विभिन्न प्रकार के ऐसे पदार्थ मिलते हैं जो ऊष्मा निर्मुक्त करते हैं, और इस ऊष्मा निर्मुक्त करने की वजह से आप देखोगे कुछ ऊष्मा बनी रहती है। दूसरी बात, सागर नीतल से आप देखोगे बहुत सारे ज्वालामुखी का विस्फोट होता रहता है। मैंने पहली क्लास में बताया हुआ है सी माउंट ऑफ गुयोट के बारे में, जहां पर देखा जाता है कि वो सब ज्वालामुखी क्रिया से बने हुए, तो जब सतह के नीतल पर यानी सागर नीतल पर ज्वालामुखी की क्रिया होगी तो भी तो ऊष्मा निर्मुक्त होगी, है ना, तो भी ये फैलेगी कंडक्शन के थ्रू, कन्वेक्शन के थ्रू आगे बढ़ जाएगी ऊष्मा। तो दूसरा क्या हो गया, नीतल से विकिरण। तीसरा क्या है, महासागरी जल में गति। जैसा कि आप लोग जानते हैं महासागरी जल कभी
स्थिर नहीं रहता, निरंतर गति जलधाराओं के रूप में, तो वहीं पर देखोगे लहरों के रूप में, तो वहीं ज्वार भाटा के रूप में, किसी ना किसी रूप में, कभी ना कभी, कहीं ना कहीं महासागरीय जल में गति होती रहती है। और चूंकि जल है, और जल क्या बना हुआ, अणुओं से, तो ये जो अणु आपस में विस्थापित हो रहे होते हैं, तो ये आपस में टकराते हैं, और दो अणु जब आपस में टकराएंगे तो हीट प्रोड्यूस होगी। तो इसलिए 3 स्रोत बनते हैं। पहला क्या है, सूर्य से ऊष्मा आती रहती है, सागर उसे एब्जॉर्ब करते रहते हैं, जो जल है उसे एब्जॉर्ब करता रहता है। दूसरा क्या है, नीतल से विभिन्न प्रकार के जो ऐसे रेडियोएक्टिव पदार्थ हैं वे ऊष्मा निर्मुक्त करते हैं, और साथ ही साथ नीतल पर कई बार देखा जाता है ज्वालामुखी की क्रियाएं होती रहती, वे भी ऊष्मा का स्रोत बनती हैं। और तीसरा है महासागर में होने वाली गति, चाहे वह गति समुद्री तरंगों के रूप में हो, चाहे वह गति जलधाराओं के रूप में हो, या फिर चाहे वह गति विशेष रूप से ज्वार भाटा के रूप में। तो 3 तरह समझ में आ गया। अब बच्चों एक बड़ी खास बात है, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बोला कि ये जो महासागर है, इस महासागर का औसत तापमान 17.5 डिग्री सेल्सियस है, बट इट वेरी हेमिस्फीयर टू हेमिस्फीयर। इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एवरेज टेम्परेचर अबव 19 डिग्री सेल्सियस एंड सदर्न हेमिस्फीयर नियर अबाउट 16 डिग्री सेल्सियस। तो आखिर क्यों अंतर है भाई, कहाँ पे डिफरेंस है, किस कारणों से? फिर एक खास बात यह है, अटलांटिक महासागर में अलग तापमान है, प्रशांत महासागर में अलग तापमान है, हिंद महासागर में अलग तापमान है। फिर वहीं देखोगे हो सकता है अरब सागर में अलग तापमान हो, यानी हिंद महासागर के अलग अलग भागों में जाओगे तो अलग अलग तापमान मिलेगा। सपोज दैट इन अरेबियन सी डिफरेंट टेम्परेचर, in Persian Gulf has also different temperature, in Red Sea has also different temperature, and Bay of Bengal इसका भी अलग तापमान है, यानी अलग अलग भाग में अलग अलग तापमान है। तो आखिर क्या कारण है भाई, यानी कि ये कह सकते हो महासागर के अलग अलग भागों में तापमान अलग अलग पाया जाता है, जो कुछ निश्चित कारकों से प्रभावित होता है। तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो निश्चित कारक ये है, ठीक है। कौन कौन से? सबसे पहले हम लोग अक्षांश देखते हैं। अक्षांश एक ऐसा महत्वपूर्ण कारक है जहां तापमान में वेरिएशन देखा जाता है, और जिसके बारे में एक ही बात कही जाती है कि जैसे जैसे अक्षांश बढ़ता जाता है तापमान धीरे धीरे गिरता जाता है। यानी महासागरीय तापमान के वितरण के क्रम में अक्षांश बढ़ने के साथ तापमान घटता जाता है, यानी जो तापमान 0 डिग्री पे होगा वह तापमान 90 डिग्री पे नहीं होगा, ठीक है। इस क्रम में बच्चों आप इस फैक्ट से इस तरह से समझ सकते हैं, ये सपोज 0 डिग्री है, 0 डिग्री पे बच्चों नियर अबाउट तापमान 26.5 डिग्री सेल्सियस होता है। हो सकता है किसी बुक में 27 ही दिया हो, तो कहीं पर हो सकता है 26.5 डिग्री, मैं ज़्यादा मान्य यही वाला लिख रहा हूँ। अब जब इससे आगे बढ़ोगे तो जब नियर अबाउट 20 डिग्री सेल्सियस पर चलोगे, ये टेम्परेचर हो गया 0 डिग्री, तो मान लो आप 20 डिग्री नॉर्थ एंड 20 डिग्री साउथ में आप जब चलोगे तो यहां पर टेम्परेचर देखोगे एवरेज 24 डिग्री सेल्सियस, एंड व्हेन एवर यू रीच नियर टू 40 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड, तो यहां पर टेम्परेचर आपको 14 डिग्री सेल्सियस मिलेगा। और जब आप 60 डिग्री पे जाओगे तो यहां टेम्परेचर 1 डिग्री मिलेगा, और वहीं पर पोल के आसपास जाओगे तो टेम्परेचर माइनस में मिलेगा। और माइनस में टेम्परेचर होने की वजह से आप देखोगे सागर का यह भाग निरंतर जमा रहता है बर्फ की मोटी मोटी परतों के रूप में, ठीक है। तो इस तरह से आप इसकी व्याख्या कर सकते हो कि जैसे जैसे अक्षांश बढ़ता जाता है सामान्यतः देखा जाता है कि महासागरीय जल का तापमान गिरता जाता है। जैसे यदि 0 डिग्री पर तापमान 26.5 डिग्री सेल्सियस तक है, तो वहीं 40 डिग्री
20 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ हेमिस्फीयर में तापमान नियर अबाउट 24 डिग्री और 60 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड 40 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड पर तापमान 14 डिग्री और 60 डिग्री पर तापमान 1 डिग्री और वहीं 90 डिग्री के आसपास तापमान माइनस के नीचे चला जाता है। कारण यह होता है कि सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती जाती हैं और जितनी सूर्य की किरणें तिरछी पड़ेंगी सतह पर ऊष्मा कम प्राप्त होगी। परंतु बच्चों एक बड़ी खास बात, एक्सेप्शनल एवरीवेयर, ये दुनिया में हर जगह अपवाद है, यहां पर भी अपवाद होगा, बिल्कुल सही बात है। इस बात का यहां कतई मतलब नहीं है कि 0 डिग्री के आसपास तापमान अधिकतम हो और ध्रुवों पर तापमान न्यूनतम हो, इस बात का कहीं कोई मतलब नहीं है, ध्यान रखिएगा। एक बड़ी खास बात यह है कि हो सकता है यहां तापमान ये हो तो वहीं पर आप जब जाएंगे 23.5 नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड पर यानी कर्क और मकर रेखा पर तो तापमान यहां पर बढ़ जाएगा। नियम के अनुसार तो ये है कि अक्षांश बढ़ने के साथ तापमान घटना चाहिए, तो 23.5 डिग्री पर 0 से पहुंच गए तो वहां तापमान घट जाना चाहिए, परंतु कर्क और मकर रेखा या 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ अक्षांश पर तापमान बढ़ जाता है। ठीक है, यहाँ तापमान ज्यादा हो जाएगा। इसका कारण बच्चों बहुत सिंपल सा कारण ये है कि यहाँ पर साल के अधिकांश समय मौसम साफ रहता है तो सतह को अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है और सतह को अधिक ऊष्मा प्राप्त होने के क्रम में देखा जाता है कि सागरी जल ज्यादा गर्म हो जाता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। वहीं जब विषुवत रेखा पे जाओगे तो साल के अधिकांश समय बादल छाए रहते हैं जिसकी वजह से सतह को ऊष्मा कम प्राप्त होती है, तो तुलनात्मक रूप से विषुवत रेखा पर तापमान कम होता है। क्लियर? यानी कि ये सीमाएं आपको बताना अपने लिखने के क्रम में, ध्यान रखना। दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेंस और फिल्म्स में भी कई बार पूछा जाता है, तो इस बात को आपको व्याख्या करना है कि सामान्यतः देखा जाता है कि विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने के क्रम में तापमान कम होता जाता है। जैसे एक दो एग्जाम्पल जोड़ दो, परंतु अपवाद स्वरूप देखा जाता है कि कर्क और मकर रेखा पर तापमान अचानक बढ़ जाता है उसके आसपास के क्षेत्रों में, क्योंकि यहाँ पर सतह पर अधिकांश समय सूर्य की किरणें अधिक मात्रा में प्राप्त होती हैं। ठीक है, इसके विपरीत विषुवत रेखा के क्षेत्र में आकाश में अधिकांश समय बादल छाए रहते हैं तो सतह को तुलनात्मक रूप से ऊष्मा कम प्राप्त होती है। इस तरह से आपको व्याख्या करनी। चलिए भाई, दूसरा कारण है प्रचलित पौने। प्रचलित पौने भी जिम्मेदार होती हैं। कल मैंने कुछ जलवायु में हल्का फुल्का कहीं पर अध्ययन किया था। आप लोग जानते ही हैं कि जैसे सपोज ये कोई महासागर है और पूर्वा पौने चलें तो पूर्वा पौने विशेष रूप से जल को यहाँ पर ठेलती हैं आगे की ओर। ठीक, और जल है तो ऊष्मा को एब्जॉर्ब भी सेम टाइम करता रहेगा। परिणाम स्वरूप यहाँ से विस्थापित जल जब यहाँ पहुँचता है तो यहाँ तापमान ज्यादा होगा, यहाँ तापमान कम होगा। यानी आप ये कह सकते हैं कि पूर्वा पौनों के मार्ग में महाद्वीपों के पूर्वी भाग में तापमान कम और पश्चिमी भाग में तापमान अधिक होगा। याद रहेगा बच्चों। कारण ये भी होता है कि जब ये यहाँ पे हवा यहाँ के जल को विस्थापित करती है तो नीचे से पानी ऊपर की ओर आ जाता है जो तुलनात्मक रूप से ठंडा होता है। इस वजह से इस रीजन में तापमान देखा जाता है कम होता है। याद रहेगा कि पूर्वा पौनों के मार्ग में सागर के पूर्वी भाग में तापमान कम और पश्चिमी भाग में अधिक होगा। तो वहीं पर पछुआ पौनों के मार्ग में बच्चों, पछुआ पौनों के मार्ग में यानी पौने पश्चिम से पूर्व चलती हैं तो यानी कि इसके अपोजिट कंडीशन मिलेगी। यानी कि महासागर के पूर्वी भाग में तापमान ज्यादा और पश्चिमी भाग में तापमान कम होगा। उसके साथ साथ जलधाराएं। बच्चों, जलधाराएं इस पृथ्वी पर सागर में विशेष रूप से एक महत्वपूर्ण इस इंजन के रूप में काम करती हैं कि ये सागर में ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान स्थानांतरण करती रहती हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, गर्म जलधाराएं विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाती हैं और ठंडी जलधाराएं ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर आती हैं। तो जरा इमेजिन करिए कि इस भाग में जहां तापमान ज्यादा है
इस भाग में जहां तापमान ज्यादा है विषुवत रेखा पर, यह तापमान, गर्म तापमान इधर की ओर जाएगा, तो वहीं ध्रुवों पर जहां तापमान कम है यह नीचे की ओर आएगा, विषुवत रेखा की ओर। तो इस प्रकार से जलधाराएं उष्मा को एक स्थान से दूसरे स्थान शिफ्ट करती रहती हैं। जैसे आप एग्जाम्पल दे सकते हो गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम अटलांटिक महासागर में उत्तरी अमेरिका के पूर्वी भाग में चलने वाली एक महत्वपूर्ण जलधारा है, जो निम्न अक्षांशों से उष्मा को यूरोप की ओर लेके जाती है। तो वहीं अपोजिट आप देखते हो लेब्राडोर, ईस्ट ग्रीनलैंड जलधारा ध्रुवीय क्षेत्रों से निम्न ताप के जल को इधर लेकर आती। तो इस तरह से शिफ्टिंग चलती रहती है। एंड सेकंड, थर्ड, फोर्थ, लवणता। महासागरी जो महासागरी जल है बच्चों, आप लोग जानते हैं वो खारा जल होता है, और खारा जल होने की वजह से देखा जाता है उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है और हीट एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी भी ज़्यादा होती है। तो परिणाम ये देखा जाता है कि जिस सागर में लवणता ज़्यादा होती है वहाँ तापमान भी ज़्यादा होता है। जैसे आप देखोगे विशेष रूप से उत्तरी सागर, नॉर्थ सी, जो यूरोप के पश्चिम भाग में, आप लोग अपने एटलस में देखिएगा, यूरोप के पेज पर जाइएगा, ऑक्सफोर्ड एटलस में आप देखिए या किसी भी एटलस में, यूरोप के पश्चिम में नॉर्थ सी है, नॉर्वेजियन सी है। वैसे तो ये सागर उच्च अक्षांशों पर है, परंतु इनकी लवणता अधिक होने की वजह से इनका तापमान अधिक पाया जाता है। उसके विपरीत लैब्राडोर सी, बैफिन, जो लगभग उसी अक्षांश पर हैं, वहां पर तापमान कम पाया जाता है। तो इस तरह से, चूंकि लैब्राडोर की लवणता भी कम है, तो इसी वजह से यहाँ पर ये वेरिएशन विशेष रूप से देखने को मिलता है, क्योंकि जितनी ज़्यादा जल की लवणता होगी, एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ज़्यादा होगी और घनत्व भी ज़्यादा होगा, तो रिटेनिंग देर तक रहेगी। ठीक है। देन आफ्टर समीपस्थ स्थलखंड, यानी कि आसपास के स्थलखंड कैसे हैं भाई, ये भी बड़ा प्रभाव पड़ता है। यस, बिल्कुल सही बात है। आप जरा इमेजिन करिए, ये कोई स्थान है, मान लो सागर है, और यहीं पर आप लोग देख रहे हो कोई मरुस्थली भाग है। जब डेजर्ट्स यहाँ पर होगा तो भी ऐसी बात है ज़्यादा गर्म होगा, और जब गर्म होगा तो ये हीट कहाँ पहुँचेगी, यहीं पर पहुँचेगी ना। जैसे आप देखते हो लाल सागर, फारस की खाड़ी, ये मरुस्थलों से घिरे हुए हैं। इसी वजह से आप देखोगे इनका तापमान भी तुलनात्मक रूप से अधिक पाया जाता है। याद रहेगा बच्चों। यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो बताने, लिखवाने की जरूरत हो तो आप लोग मुझे बता दीजिए, मैं लिखवाता भी रहूंगा। परंतु मेरा मानना है कि आप लोग थोड़ा समझने की कोशिश करो, जितना अधिक से अधिक। आपके पास एनसीईआरटी बुक है ही, या DR खुल्लर की बुक आती है 11th क्लास की, सरस्वती पब्लिकेशन की, ध्यान रखना स्पेशली सरस्वती पब्लिकेशन वाली, या जो एनसीईआरटी हमारी 11th क्लास की है भौतिक भूगोल के नाम से, वो अपना पढ़िए, आपकी लैंग्वेज भी अच्छी होगी और रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है। इसके साथ में नोट्स भी आते हैं, आपको जरूरत हो तो आप लोग उसको कॉल करिएगा, मैं नोट्स भी भिजवा दूंगा। ठीक है। इस तरह से कहने का मतलब ये है कि थोड़ा सा काम होते रहना चाहिए, और जितना मैं पढ़ाऊं उसको लिखते रहा करो जरूर। ठीक है। चलिए, देन आफ्टर प्लावी हिमखंड। आप लोग जानते हैं कि उच्च अक्षांशों पर बड़े बड़े आइसबर्ग बनते हैं। आइसबर्ग मतलब बर्फ का एक विशाल टुकड़ा जो पानी में तैरता है, उसे आइसबर्ग कहते हैं। और जब बर्फ का विशाल टुकड़ा स्थल पर होता है तो उसे हिमनद कहते हैं। तो दोनों वर्ग शब्द याद रहेंगे, यानी कि जो लैंड मास पर है वो है आपका ग्लेशियर या हिमनद, और वही बर्फ का टुकड़ा बड़ा, बहुत बड़ा, समटाइम बिगर देन दिस दिले, जब पानी में तैरता है तो उसे कहते हैं आइसबर्ग। तो यहाँ पे बड़े बड़े आइसबर्ग जो होते हैं वे ध्रुवों पर टूटकर पानी में तैरते हैं। चूंकि आप लोग जानते हैं बच्चों की आइस का मतलब होता है फ्रेश वाटर, तो ये पानी के फ्रेश वाटर के स्रोत होते हैं। जब वो पानी में पिघलते हैं, समुद्री जल में पिघलते हैं, तो वहाँ को
वहां पर वो डाइल्यूट कर देते हैं। इसलिए देखा जाता है उच्च अक्षांशों पर प्रायः बड़े बड़े आइसबर्ग आने की वजह से वहां पर लवणता कम पाई जाती है। क्लियर? तो इस तरह से दीज आर सम फैक्टर्स विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रीलिम्स में भी या मेंस में भी। बच्चों, तीसरा जो डायमेंशन है इसके पढ़ने के बाद कि दुनिया में वितरण क्या है, तो वितरण के रूप में जब अध्ययन करते हैं तो देयर आर टू वेज ऑफ स्टडी। वन इज क्षैतिज यानी कि कह सकते हैं हॉरिजॉन्टल, एंड दूसरा क्या है, लंबवत यानी वर्टिकल। जब तापमान का क्षैतिज अध्ययन करते हैं तो एक सिंपल बात देखी जाती है कि तापमान अक्षांश बढ़ने के साथ घटता जाता है। हाँ, ये हो सकता है कि कारक जो हैं अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भूमिका निभा रहे हैं, तो ताप के वितरण में अंतर मिल सकता है, परंतु जहां पर सामान्यतः अक्षांशिक कारक प्रभावी होते देखा जाता है तापमान गिरता जाता है। एंड ओवरऑल ये सही बात है कि निरंतर गिरता जाता है। क्लियर? तो इस तरह से क्षैतिज अध्ययन में कोई खास चीज नहीं है, परंतु बड़ा ही इंटरेस्टिंग है वर्टिकल। एक वर्टिकल स्टडी के क्रम में एक बात कही जाती है विद्वानों द्वारा कि जैसे जैसे अक्षांश बढ़ता है तापमान गिरता जाता है, वैसे वैसे जैसे गहराई बढ़ती जाती है तापमान गिरता जाता है। यानी कि यदि आप सागर में चलते हैं ऊपर से नीचे की ओर या देखिए यहां से नीचे की ओर, तो तापमान धीरे धीरे घटता जाता है। परंतु बच्चों, एक बड़ी खास बात यह है कि यह जो बात कही गई है पूरी तरह से सत्य नहीं है। जब माइन्यूट स्टडी करते हो तो देखते हो कि अलग अलग परतों में अलग अलग तापमान की स्थिति दिखाई देती है और गिरावट की दर अलग अलग गहराई में अलग अलग पाई जाती है। बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हो, सूर्य की किरणें ही सागर के उष्मा का या सागरी तापमान का सबसे बड़ी स्रोत है। यानी कि जो सतह पर उष्मा आई तो जो भाग ऊपर वाला होगा, ऊपर कांटेक्ट में होगा, वो ज्यादा तेजी से गर्म होगा, और ऊपर जब भाग गर्म होगा तो ऑब्वियस सी बात आप कहेंगे सर चूंकि जल कंडक्टर ऑफ हीट है तो नीचे तक होगा, परंतु एग्जैक्टली बच्चों ये बात लागू नहीं हो पाती। बच्चों, देखा जाता है कि सामान्यतः सूर्य की किरणें लगभग 200 मीटर तक बड़ी ही आसानी से पेनिट्रेट कर देती हैं। इतनी गहराई तक आराम से ये नीचे की ओर चली जाती हैं। ठीक है, इसीलिए एक बड़ी खास बात देखी जाती है कि 100 से 200 मीटर के बीच में सामान्यतः 0 से 100 से 200 मीटर तक तापमान सामान्यतः एक सा बना रहता है, क्योंकि सूर्य की किरणें आसानी से पेनिट्रेट कर देती है। परंतु उसके बाद हल्का फुल्का चेंजेस आने लगता है। ठीक है, परंतु एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बच्चों ये देखी जाती है कि सामान्यतः 0 से लेके 1000 मीटर के बीच के क्षेत्र में तापमान में बहुत तेजी से परिवर्तन होता है। जरा ग्राफिकली इसका रिप्रेजेंटेशन देखो यहाँ पर। जैसे ये मैंने गहराई प्रदर्शित की है 0 से 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000 और मोर। ठीक है, ये गहराई है, तो ये हम देखते हैं तापमान। जब ये सपोज 0 डिग्री, जब यहाँ पर 4, 8, 12 तुम देखते हो कि सतह पर जब तापमान देखते हो तो मैंने आपको बताया था विषुवत रेखा पर सतह का तापमान लगभग 25-26 डिग्री के आसपास मिलता है, वो थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है। अब मान लो सतह पर तापमान हम कुछ ये देखते हैं इन दोनों के बीच में 22-23 डिग्री है, तो जब नीचे जाते हैं तो लगभग 200 मीटर तक एक सा तापमान होता है, हल्का फुल्का उसके बाद चेंजेस आता है, देखो, है ना। फिर उसके बाद जब 500 मीटर के बाद में जाओगे तो देखोगे ड्रास्टिकली चेंज हो रहा है बच्चों, है ना, बहुत तेजी से तापमान में परिवर्तन हो रहा है। इसीलिए यह ताप प्रवणता या थर्मोक्लाइड कहलाती है। पहली वाली क्या, धरातली स्तर पर देखा जाता है तापमान मोरलेस एक सा बना रहता है, बट व्हेनेवर यू रीच इन द रीजन ऑफ थर्मोक्लाइड टेम्परेचर सडन चेंजेस देयर, इसीलिए नाम इसका ताप प्रवणता। उसके बाद बच्चों जब तीसरी लेयर में 1000 मीटर के नीचे आप जाओगे तो तापमान धीरे 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 घटता जाता है, और इस घटने के क्रम में देखा जाता है
कभी भी तापमान शून्य के नीचे नहीं जाता। आप लोग ध्यान रखिए, कितना ही गहराई हो तापमान शून्य से नीचे नहीं जाएगा। ठीक है, वह प्लस में ही बना रहेगा। आप जरा सोचो क्यों, तो मैंने अभी बताया था ना, सतह जो है नीतल जो है, यानी कि सागर के नीतल, ये वाला जो है नीतल, यहां पर पाठ्य विकिरण की क्रिया होती रहती है। वहां पर रेडिएशन होता है, विकिरण होता रहता है, ज्वालामुखी कई जगह विस्फोट होते हैं, तो नीचे भी तापमान बना रहता है जो लगभग 1.6 डिग्री सेल्सियस तो रहेगा ही रहेगा। तो कभी भी नीतल का तापमान शून्य से नीचे नहीं जाता, ये बात ध्यान रखिएगा विशेष रूप से। तो ये तो यहाँ हो गया। इसको बच्चों अक्षांश के आधार पर यदि आप देखना चाहें तो मान लो सपोज 0 से 90 डिग्री इधर जा रहे हो उत्तर दक्षिण और 90 डिग्री उत्तर जा रहे हो, तो यहाँ पे भी देखोगे 3 परतें दिखाई देंगी। सामान्यतः जैसे देखो 0 से लेकर 30 अक्षांशों के बीच बच्चों टेम्परेचर ये दिखाई देगा कि काफी गहराई तक लगभग एक सा टेम्परेचर होगा। फिर उसके बाद जैसे जैसे अक्षांश बढ़ेंगे तो तापमान बदलता जाएगा, यानी कि इस अक्षांश पर खड़े हो और ऐसे गहराई में खड़े हो तो लगभग एक तापमान होगा। फिर बच्चों ये भी खास बात देखो कि वर्टिकली से 0 डिग्री पे यहाँ पहुँचे तो यहाँ पे जो आप पहुँचोगे नियर अबाउट 60, 70, 80 डिग्री के आसपास, यहाँ नीचे का तापमान लगभग वही होगा। यानी कि वर्टिकली भी 3 परत मिलती है, ऊपर वाली गर्म परत, तीसरी वाली ताप प्रवणता परत, यानी यहाँ तापमान तेजी से बदलता है। फिर ठंडा गहरा जल वाली परत, यानी ऐसी परत जहाँ तापमान लगभग एक सा रहता है और यह 0 के ऊपर ही रहेगा, ध्यान रखना, नियर अबाउट 1 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। इस प्रकार से यह क्रिया निरंतर चलती है, यह क्रिया होती रहती, तापमान का वितरण इस सागर में बना रहता है और इसी का परिणाम है। यदि प्रभाव की बात करें तो सागरी जल में तापमान होने की वजह से वाष्पीकरण की क्रिया होती है। वाष्पीकरण ऊपर जाके संघनित होता है और संघनित होकर फिर वर्षण करता है। तो स्थल पर जल का स्रोत कौन है? सागर ही तो हुआ, क्योंकि अपने यहाँ से इन जल को वाष्पीकृत करता है। तो पहली बात एक तो यहाँ पर। फिर जैसा मैंने कहा कि इस तापमान की वजह से ही सागर के अंदर विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं का विकास होता है, ये भी बड़ी खास बात है। तो इस तरह से हाँ, एक बात और ये भी महत्व है भाई, महासागरीय जल में गति होती रहती है। यानी कि यदि महत्व की बात करें तो ध्यान रखना, पहला क्या हो गया, जलवायविक परिस्थितियों का जलवायविक दशाएं बनाते हैं। दूसरा क्या है, जीव जंतुओं के विकास में। और तीसरा महासागरीय गति। ठीक है, तो इस तरह से ये सब चीजें चलती रहती हैं, इन सभी को आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ये हुआ एक पूरा का पूरा डायमेंशन महासागरीय जल। अब इसके बाद बच्चों में विशेष रूप से लवणता पढ़ाऊंगा। अब मैं एक ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के बाद फिर आगे हमारी आपकी मुलाकात होगी। और तब तक के लिए हाँ, एक बच्चों हाँ नोट कर लो भाई, क्वेश्चन नोट कर लो। इस पर क्वेश्चन क्या आ सकते हैं मेंस में, तो सिंपल सा क्वेश्चन आने की संभावना बनती है कि महासागरीय जल के तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों और उसके प्रभावों का वर्णन कीजिए। ठीक है, इस तरह का एक प्रश्न आप लोग लिखें और मेरे नंबर पर व्हाट्सएप पर भेज के थोड़ा देखिए। मैं सजेशन जो भी संभव हो सकेगा मैं सजेशन दूंगा और आप अपना लेखन कार्य जारी रखिए। ठीक है, इसी का ऑब्जेक्टिव जैसा मैंने अलग अलग बताया, ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी बनते जाएंगे और इन पर आप लोग अपने काम को आगे बढ़ाइए। आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। टेक केयर और फिर हम लोग मिलते हैं। थैंक यू।